हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के इस सीक्वेंस में हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, BCTQ प्रोग्राम का जो हमारा मेन मोटिव है वो क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंसेप्ट्स को बिल्ड करना और आपको बताना है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनके आंसर कैसे किए जाते हैं। क्लियर? तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, some of the water quality parameters are measured by titrating a water sample with a titrant। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखी है, आपको लिस्ट दे रखी है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा मतलब पैरामीटर, किस पैरामीटर को मेजर करने के लिए हम कौन सा टाइट्रेंट यूज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आते हैं। तो देखिए, एल्कनिटी को मेजर करने के लिए जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, H2SO4, जिसकी नॉर्मेलिटी होती है N50, ठीक है। तो एल्कनिटी के साथ यहाँ क्या चला जाएगा, H2SO4 टाइट्रेंट के साथ हम इसकी टाइट्रेशन करते हैं, तब जाके वाटर सैंपल की एल्कनिटी कैलकुलेट होती है। इसी तरीके से हार्डनेस को मेजर करने के लिए, वाटर सैंपल की हार्डनेस को मेजर करने के लिए हमको एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड से टाइट्रेट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर हार्डनेस के साथ चला जाएगा EDTA। क्लियर? तो आपको पता भी होना चाहिए, कई बार ये EDTA पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कहाँ पर यूज किया जाता है। तो EDTA स्टैंड्स फॉर एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और ये वाटर सैंपल की हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एज ए ट्राइटेंट, ठीक है। नाउ क्लोराइड को मेजर करने के लिए, जो टाइट्रेशन हम करते हैं उसमें हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए हम जब रिंकलर मेथड को यूज करते हैं तो वहां पर हम सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 को यूज करते हैं। तो इस तरह से आपकी ये लिस्ट जो है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को हम मैच कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यही है कि आपको हर एक मेथड को, जितने भी आपके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, वाटर सैंपल के क्वालिटी पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए जितने भी आपके ट्राइटेशंस हैं, जितने भी आपके मेथड्स हैं, उनको आपको याद में रखना है कि कौन सा मेथड किसके लिए यूज किया जाता है और उनमें कौन कौन से ट्राइटेंट यूज किए जाते हैं। ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The alkalinity and hardness of a water sample are 250 milligram per liter and 350 milligram per liter as CaCO3 respectively. The water has, तो आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर हमको दे रखा है एल्कनिटी। तो एल्कनिटी कितनी है, एल्कनिटी आपको दे रखी है यहाँ पर 250 मिलीग्राम पर लीटर एंड हार्डनेस दे रखी है 350 मिलीग्राम पर लीटर। एक बार ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि क्या मेजर करना है। यहाँ पर वाटर सैंपल हैज 350 मिलीग्राम कार्बोनेट हार्डनेस एंड 0 नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए हमसे पूछ रहा है। तो एक रिलेशन है एल्कनिटी और हार्डनेस में, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या है, एल्कनिटी जो है ये हमको दे रखी है 250 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर? एंड हार्डनेस हमको दे रखी है यहाँ पर 350 मिलीग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है इस तरह की एग्जाम्स में। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई डेटा है और आपसे कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछी जाए तब आपको क्या करना है। तो उसमें दो कंडीशन बनती है। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि जो हार्डनेस है, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। इस तरह से मिलकर बनी हुई होती है। अब कंडीशन कौन कौन सी है, कंडीशन अगर मैं फर्स्ट लिखता हूं, कंडीशन फर्स्ट जो है वो क्या कहती है, if alkalinity is less than and equal to hardness, अगर हार्डनेस से कम है alkalinity, then alkalinity behaves like carbonate hardness। तो alkalinity किसकी तरह बिहेव करेगी, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। so that
विल बी इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस। तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें एल्कनिटी जो दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है 250, टोटल हार्डनेस कितनी दे रखी है 350 मिलीग्राम पर लीटर। तो कंडीशन 1 हमारी यहां बन चुकी है। तो इसका मतलब एल्कनिटी तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कंडीशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेकंड अभी बताएंगे आपको। तो यहां पर कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहां देखिए आपको पता है टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी NCH इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। तो यहां हो जाएगा आपका टोटल हार्डनेस है 350, कार्बोनेट हार्डनेस हो गया 250 और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो गया हमारे पास में 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या आ रहा है, 250 मिलीग्राम पर लीटर कार्बोनेट हार्डनेस एंड 0 नॉन कार्बोनेट, तो ये दोनों तो गलत हो गए यहाँ पर। फिर है 250 मिलीग्राम पर लीटर कार्बोनेट हार्डनेस एंड 350 मिलीग्राम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो ये भी गलत हो गया। एंड 250 मिलीग्राम कार्बोनेट हार्डनेस एंड 100 मिलीग्राम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ऑप्शन डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्योंकि कंडीशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा था, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो उस केस में हमने कह दिया कि भाई इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब क्या होता है कि यहां पर कंडीशन सेकंड जो है वो क्या कहती है कि अगर एल्कनिटी की वैल्यू टोटल हार्डनेस से ज्यादा है, एल्कनिटी इज ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस, ठीक है, एल्कनिटी इज ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस, देन एल्कनिटी को तो हम किसके बराबर रख देंगे, देन एल्कनिटी विल बी इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस, किसके बराबर हो जाएगी, कार्बोनेट हार्डनेस, एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बिकम 0। तो इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इस केस में हो गई 0। तो टोटल हार्डनेस किसके बराबर हो गई, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर, और कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर हो रहा है यहां पर, एल्कनिटी के बराबर। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, 1 TCU इज इक्विवेलेंट टू द कलर प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए पहली बात तो TCU होता क्या है, तो इस क्वेश्चन से एक मोटिव हमको मिला है कि इस तरह की जो भी यूनिट्स होती हैं उनको हमको ध्यान में रखते हुए जाना है। जैसे टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए हम NTU JTU वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। वैसे ही कलर को मेजर करने के लिए हम ट्रू कलर यूनिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि 1 ट्रू कलर यूनिट इज इक्विवेलेंट टू द कलर प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 TCU किसके इक्विवेलेंट होगी, कि हम वाटर सैंपल में ऐसा क्या मिलाएं, डिस्टिल वाटर में ऐसा क्या मिलाएं जो 1 TCU कलर यूनिट प्रोड्यूस करे। तो उसके लिए हम जो प्लेटिनम होता है उसको क्लोरोप्लेटिनेट फॉर्म में हम मिलाते हैं। तो 1 मिलीग्राम प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट। क्लियर, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह के यूनिट्स वगैरह को आपको पढ़ के जाना है। नाउ द ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट वेरी नियरली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल पैथोजेनिक इंडिकेटर इज। देखिए ये जो पैथोजेनिक इंडिकेटर जब आता है तो इसके लिए कौन सा इंडिकेटर, पैथोजेंस के लिए इंडिकेटर के रूप में हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। एक्चुअली जब हम बैक्टीरियल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं वाटर के, जब उनको मेजर करते हैं तो उनको मेजर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें भी हम क्या करते हैं कि 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनको हम कॉलीफॉर्म बोलते हैं, ये कॉलीफॉर्म जो है पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन इनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं, और इंडिकेटर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी प्रेजेंस और एब्सेंस ये शो करती है कि अगर वो प्रेजेंट हैं, जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम कॉलीफॉर्म बोलते हैं। तो कॉलीफॉर्म एक्चुअली क्या है, नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं,
उनको हम इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं। वो किस तरह से इंडिकेटर की तरह यूज होंगे कि अगर वो वाटर सैंपल में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि पैथोजेंस भी प्रेजेंट है, और अगर वो एब्सेंट है तो इसका मतलब जो कॉलीफॉर्म्स अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर पैथोजेंस भी एब्सेंट है। तो वो एज एन इंडिकेटर की तरह काम कर रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि पैथोजेंस को जब हम या बैक्टीरियल क्वांटिटी या बैक्टीरियल डेंसिटी को जब हम मेजर करते हैं, एमपीएन टेस्ट का नाम सुना होगा, मल्टीपल मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जिसमें मल्टीपल फर्मेंटेशन ट्यूब टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उस केस में हम एक कॉलीफॉर्म इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं जिसका नाम होता है एस्चेरिया चिया कॉलीफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द मोस्ट करेक्ट, एस्चेरिया चिया कॉलीफॉर्म। एंटा अमीबा स्टोलाइटिका ये नहीं होगा, एस्चेरिया चिया कॉलीफॉर्म जो है ये करेक्ट आंसर है आपका। सेलोमेनाइलेटा टाइफी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट आंसर होगा। एंड वाइब्रियो कॉमा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो इस केस में एमपीएन टेस्ट में या मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट में जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं उसका नाम है ई कॉली या एस्चेरिया चिया कॉलीफॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी इज 28,000 with an average water consumption of 4200 meter cube per day. The existing water treatment plant has a design capacity of 6,000 meter cube per day. It is expected that the population will increase to the 44,000 during the next 20 years. ठीक है, the number of years from now when the plant will reach its design capacity, assuming an arithmetic rate of population growth will be. देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कह क्या रहा है, पहले हम जो डेटा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, पी नॉट में लिख देता हूँ इसको, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो है 28,000 एंड वाटर कंजम्पशन रेट जो है एवरेज रेट इसी तरह से लिख देता हूँ मैं अभी, एवरेज रेट है यहाँ पर कंजम्पशन की 4200 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, तो प्रेजेंट जो आपकी वाटर डिमांड है, एवरेज वाटर डिमांड जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4200 अपॉन 28,000, ये आपका आ जाएगा मीटर क्यूब पर डे पर कैपिटा की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया है और कुछ नहीं किया है मैंने। तो ये आपका आ जाएगा 0.15 मीटर क्यूब पर डे पर कैपिटा। ठीक है, ये मैंने एवरेज वाटर डिमांड कैलकुलेट कर ली है। नाउ ये कह रहा है कि जो आपका जो प्लांट है, प्लांट की जो डिज़ाइन कैपेसिटी है वो है 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ प्लांट कितनी हो गई, डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 6,000 मीटर क्यूब पर डे, ये इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है। तो अभी मैं एक बात देखता हूं यहां पर कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी, और इसने बताया भी है कि जो पॉपुलेशन है अगले 20 साल में ये 44,000 हो जाएगी, और उस केस में हमको अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को यूज करना है। वो बात की बात है, लेकिन इस बात से अभी हमको क्या समझना है कि प्रेजेंट में ये सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। पहली बात तो हम देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली कि यहाँ अगर हम आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी जो एवरेज रेट है, एवरेज डिमांड है वो है 4200 मीटर क्यूब पर डे, और डिज़ाइन कैपेसिटी है 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो डिज़ाइन कैपेसिटी तक पहुँचने के लिए नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए। पहली बात तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो भाई कि डिज़ाइन कैपेसिटी तक, तो फॉर डिज़ाइन कैपेसिटी required number of person to consume design capacity of to consume design capacity required number of person कितने हो जाएंगे भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आपका जो एवरेज डिमांड है वो इतना हो जाए, उस टाइम पे कितने लोग होंगे। तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 6,000 और
एवरेज डेली डिमांड जो है, एवरेज वाटर डिमांड जो है वो कितनी है आपकी 0.15। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक ये 40,000 आएगा। 6,000 डिवाइड बाय 0.15, दिस इज 40,000। 40,000, ठीक है। जब पॉपुलेशन 40,000 हो जाएगी तब जो डिमांड है वो कितनी पहुंच जाएगी आपकी 6,000 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। और जैसे ही पॉपुलेशन इससे ऊपर जाएगी, जैसे ही पॉपुलेशन उससे ऊपर जाएगी, आपका जो प्लांट है वो फेल हो जाएगा। तो हमको पता है कि भाई यहां से 4200 से जो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 28,000 है, 28,000 से 40,000 होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। भाई अभी जो रेट है, एवरेज रेट है, वो है आपकी 4200 मीटर क्यूब पर डे, और ये 28,000 लोगों के लिए है। क्लियर? इससे मैंने एवरेज वाटर डिमांड कैलकुलेट कर लिया, जिससे कि हमको ये पता लग गया कि भाई डिजाइन कैपेसिटी जो है प्लांट की वो है 6,000 मीटर क्यूब पर डे। इतना वो क्या कर सकता है, लोड को बियर कर सकता है। तो 6,000 मीटर क्यूब पर डे कब होगी, जब पॉपुलेशन 40,000 हो जाएगी। अब 40,000, 28,000 से 40,000 में कितना टाइम लगेगा, यही इसमें पूछा है। तो अब हमको एक्चुअली क्या चाहिए, रेट चाहिए कि जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आपको पता है यहां पर इस क्वेश्चन में कहा है आपसे कि आपको अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को यूज करना है। तो आपको पता है Pn, पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार। ये एक्स बार आपको कैलकुलेट करना है, एक्स बार आपको कैलकुलेट करना है। ये रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। आपको एक डेटा दे रखा है कि भाई 20 साल बाद आफ्टर 2 डेकेड ये जो पॉपुलेशन है तो ये कितनी हो जाएगी 44,000। क्लियर? पॉपुलेशन जो है 44,000 हो जाएगी। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 28,000 प्लस n क्या होता है नंबर ऑफ डेकेड्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स बार। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, देखिए 44,000 माइनस 28,000 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा एक बार। रेट आ जाएगी आपकी यहाँ पर 44,000 माइनस 28,000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 8,000। ये रेट है, पर डेकेड इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो पर डेकेड हर दशक में 8,000 पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमको पता है कि 28,000 से पॉपुलेशन जब 40,000 हो जाएगी तब हमारा प्लांट जो है हमारे काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी डिजाइन कैपेसिटी यहाँ पर अचीव हो चुकी होगी, और इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो फेल हो जाएगा। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि भाई 28,000 से 40,000 होने में कितना टाइम लगेगा जब एक्स बार हमारा 8,000 हो। ठीक है, तो यही इक्वेशन को दोबारा से यूज कर लेंगे। Pn इज इक्वल टू P0 n इंटू एक्स बार। इस बार Pn कितना होगा हमारा 40,000, P0 कितना है 28,000। अब की बार हमको n कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो n इंटू एक्स बार है आपका 8,000। तो ये हो जाएगा आपका 40,000 n इज इक्वल टू 40,000 माइनस 28,000 डिवाइड बाय 8,000। तो देखते हैं कितना आता है। 40,000 माइनस 28,000 डिवाइड बाय 8,000, 1.5 डेकेड। ठीक है, तो इसको अगर हम ईयर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो t इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10, दैट इज 15 ईयर्स। तो 15 साल बाद ये प्लांट जो है वो
अपनी डिज़ाइन कैपेसिटी को अचीव कर ले, मतलब ये जो पॉपुलेशन है इतनी हो जाएगी कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट की डिज़ाइन कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, और इससे जैसे ही पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ये डिज़ाइन हमारे लिए फेल हो जाएगा। क्लियर? तो 15 साल बाद ये जो पॉपुलेशन है कितनी हो जाएगी, डिज़ाइन कैपेसिटी को कंज्यूम करने के बराबर हो जाएगी। तो क्या कहा गया है तो यहाँ कहा गया है द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ व्हेन द प्लांट विल रीच इट्स डिज़ाइन कैपेसिटी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से भी कर सकते थे, मेथड को इसलिए यूज़ किया है कि जिससे कि प्रॉपरली आपके समझ में आए। बाकी ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है जितना लेंदी किया है, बस आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, आंसर आपका आ जाता। देखिए, ए स्टैंडर्ड मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सरफेस स्ट्रीम। द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस फॉर द कंफर्म्ड टेस्ट आर गिवन बिलो। तो आपको यहाँ टेस्ट रिजल्ट दे रखे हैं, तो केवल आपको फोकस किस पे करना है, एमपीएन टेस्ट। जब हम मल्टीपल फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट पे फोकस करना होता है, नेगेटिव रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना होता है। तो यहाँ पर दे रखा है सैंपल साइज। अगर आपको ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो फिर भी मैं लिख देता हूँ, ml में है सैंपल साइज, ml में है सैंपल साइज 1 ml 0.1 0.001 0.01। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं 1 ml के लिए हैं 4, 0.1 ml के लिए हैं 3 और 0.01 के लिए हैं 1। ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 5 ट्यूब यूज करते हैं तो 4 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव। तो हमारे लिए जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर होगा रिजल्ट के लिए वो कौन सा हो जाएगा, 4। जो कॉम्बिनेशन है मोस्ट प्रोबेबल नंबर के लिए वो हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स का जो नंबर होगा 4 3 1। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, द कॉम्बिनेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो 4 3 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमको आंसर टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपीएन इंडेक्स एंड 90% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन 5 ट्यूब्स यूज्ड पर डाइल्यूशन 10 ml 1.1 ml एंड 0.1 ml। ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, और जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया है वो 1 ml से शुरू किया है, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। अगर यहाँ लिखा होता है कि इसी तरह का कॉम्बिनेशन, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन हम यूज करते 10 ml 1 ml 0.1 ml यूज करते, तो हमारे रिजल्ट में कोई हेरफेर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो यूज किया है वो है 1 ml 0.1 और 0.01। तो इसका मतलब हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, उस स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। चलो आगे क्या दे रखा है इसने, आगे कह रहा है कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉजिटिव्स। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, हमारे काम का कॉम्बिनेशन है 4 3 1, दूसरा कॉम्बिनेशन था 4 2 1। तो 4 2 1 से तो हमको कोई लेना देना है नहीं, हमारा मतलब है यहाँ पर 4 3 1। एमपीएन इंडेक्स पर 100 ml कितना है, 4 2 1 के लिए है 26 और 4 3 1 के लिए है 33, और 95 कॉन्फिडेंस लिमिट जो है लोअर है 4 2 1 के लिए 12 और अप है कितना 65, और 4 3 1 के लिए है 15 और अपर लिमिट है 77। ठीक है, तो हमको केवल और केवल किस पे फोकस करना है, 4 3 1 पर, 4 3 1 पर। ठीक है, कितना है एमपीएन वैल्यू कितनी आ रही है इसके लिए, 33। तो अगर आपका जो टेस्ट कॉम्बिनेशन होता 10 1 और 0.1 ml वाला कॉम्बिनेशन होता है, स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन जैसा होता, तब तो आपका एमपीएन वैल्यू हो जाता कितना 33। लेकिन आपका टेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 0.1 और 0.01। इसका मतलब जो डाइल्यूशन है वो 10% स्ट्रॉन्ग है, तो जो वैल्यू होगी वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन से। तो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन के लिए है आपकी 33। ये जो टेबल है ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन के लिए दी गई है, तो ये है 33, जबकि आपका जो डाइल्यूशन था वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो 33 × 10 हो जाएगा, मतलब 330 जो होगी आपके कॉम्बिनेशन के लिए एमपीएन वैल्यू होगी, मोस्ट प्रोबेबल नंबर वैल्यू।
तो यहाँ पर 26 आंसर दे रखा है, 33, 260 और 330। कई बार बच्चे इस 33 को देख के ही आंसर टिक कर देते, फिर बोलते सर हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस उस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कॉम्बिनेशन कहाँ से शुरू हुआ है। आपने जो टेस्ट एनालिसिस किया है वो टेस्ट है 1 से और 0.01 तक, स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन होता है 10 से लेके 0.1 तक, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, दैट इज 330, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो इस क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर लोगे। देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ ए रॉ वाटर सैंपल आर गिवन एज, टर्बिडिटी दे रखी है आपको, भाई ये टेस्ट एनालिसिस किया है हमने, तो उस एनालिसिस से जो रिजल्ट आए हैं उसको हम देख रहे हैं। टर्बिडिटी कितनी आई है, 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। पीएच कितना आया है, 7.4, फ्लोराइड्स कितने हैं, 2.5, टोटल हार्डनेस है 300 मिलीग्राम, आयरन है 3 मिलीग्राम, एमपीएन है 50 पर 100 ml। फ्रॉम द डेटा गिवन अबव इट कैन बी इन्फर्ड दैट वाटर नीड्स रिमूवल ऑफ, मतलब जो टेस्ट आपने कंडक्ट किया है और जो उसके रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट से देख के आपको क्या पता लग रहा है कि हमको किस किस को रिमूव करना चाहिए। तो टर्बिडिटी की परमिसिबल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अप टू 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टर्बिडिटी को हमको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव हम नहीं करेंगे। पीएच जो है, पीएच भी हमारी सही है, पीएच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7.4, 6.5 से लेके इस तरह से, और आपकी हो सकती है 7.4 करेक्ट है, तो पीएच को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। फ्लोराइड्स जो है वो बेसिकली परमिसिबल वैल्यू जो होती है इसकी 1 होती है, 1 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये जा रही है कितनी अपनी, 2.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह से हमको इस फ्लोराइड को रिमूव करना होगा। नाउ टोटल हार्डनेस जो है उसकी परमिसिबल वैल्यू जो होती है 300 मिलीग्राम पर लीटर, और टेस्ट में भी हमारी 300 मिलीग्राम पर लीटर आई है, तो हार्डनेस को हमको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हार्डनेस को रिमूव करने की हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आयरन जो है वो है 3 मिलीग्राम पर लीटर, आयरन की वैल्यू इसकी परमिसिबल वैल्यू से एक्सीड हो रही है, आयरन की परमिसिबल वैल्यू होती है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो आपको इसको रिमूव करना होगा। हमको क्या क्या रिमूव करना है, एक तो हमको आयरन को रिमूव करना है, एक फ्लोराइड को रिमूव करना है। नाउ एमपीएन वैल्यू आ रही है 50 पर 100 ml, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर बैक्टीरियल डेंसिटी है, मतलब इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेंट है। और आपको पता है कि जो पोर्टेबल वाटर होता है उसकी बीओडी 0 होनी चाहिए, मतलब उसमें बायोलॉजिकल कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो एमपीएन की वैल्यू भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमको डिसइंफेक्शन करना होगा, तो हमको ये पॉइंट भी रिमूव करना होगा। तो देखिए एक बार ऑप्शंस को, टर्बिडिटी फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, तो टर्बिडिटी को यहाँ रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो परमिसिबल वैल्यू में है, ठीक है। फ्लोराइड, बिल्कुल फ्लोराइड को रिमूव करना है। हार्डनेस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मोस्ट करेक्ट ले जाना है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि परमिसिबल वैल्यू दे रखी है और आप परमिसिबल वैल्यू के अंडर में ही टेस्ट रिजल्ट हों आपके, और ऐसा नहीं है कि आपको उस मतलब उस यूनिट को लगाने में या उस पैरामीटर को रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ अभी क्यों कह रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि फ्लोराइड्स दे रखा है, फ्लोराइड्स के साथ में हार्डनेस भी दे रखा है। हालांकि हार्डनेस जो है 300 मिलीग्राम पर लीटर है, वो परमिसिबल वैल्यू के बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू तक है, तो कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑप्शन से पता लगेगा। आयरन को रिमूव करना है, फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, बिल्कुल। एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी में हार्डनेस एक ऐसा पैरामीटर आ रहा है जिसकी वैल्यू जो है वो परमिसिबल वैल्यू के बराबर है, लेकिन मोस्ट करेक्ट पे जाना है तो हमको फ्लोराइड को भी रिमूव करना है, आयरन को भी रिमूव करना है, और डिसइंफेक्शन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल क्वांटिटी है, उसको भी रिमूव करना है। तो 3 ऑप्शन एक साथ अलग अलग ऑप्शन में आ रहे हैं, तो हार्डनेस को हमको कंसीडर करना होगा, इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर होगा आपका डी, बी एंड सी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगा कि यहाँ आपको परमिसिबल वैल्यूज पता होनी चाहिए कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कितने तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, और उनकी परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या होती हैं। क्लियर। नाउ
ब्लू बेबी डिजीज मैथोमोग्लोबिनेमिया इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की वजह से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्लियर? ये आपको ये क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसीलिए वाटर में जो नाइट्रेट की परमिसिबल वैल्यू होती है वो होती है 0। नाइट्रेट जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है और इस वजह से सॉरी नाइट्रेट की जो परमिसिबल वैल्यू जो होती है वो होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर। ये जो नाइट्रोजन कंटेंट है उनमें बनेगा ही नाइट्राइट, नाइट्राइट। और इस नाइट्राइट की जो परमिसिबल वैल्यू जो होती है वो होती है 0, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है? हाईली टॉक्सिक होता है। आपके सबसे पहले जब नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आपका आता है फ्री अमोनिया, फिर आपका आता है ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, इसके बाद में आता है नाइट्राइट, नाइट्राइट, और इसके बाद आता है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स की वजह से होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि मैथोमोग्लोबिनेमिया, और इसकी परमिसिबल लिमिट होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्राइट जो होता है हाईली टॉक्सिक होता है और इसकी परमिसिबल लिमिट होती है 0। तो ये नाइट्रोजन कंटेंट है और वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ के जाना है और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट है, 2 सैंपल ऑफ वाटर A and B have pH value of 4.4 and 6.4 respectively. How many times more acidic sample A is than sample B? आपको यहाँ पर pH वैल्यू दे रखी है, pH of A is equal to 4.4, pH वैल्यू of B is equal to 6.4, और आपसे कहा गया है जो सैंपल A है वो B से कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना गुना ज़्यादा एसिडिक है, वो टाइम्स आपको कैलकुलेट करना है। तो अब जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जनरली रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, pH जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और कभी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी का इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करते हैं, चाहे आप उसका एवरेज ले रहे हों, चाहे उसका आपस में रिलेशन चेक कर रहे हों। तो जब भी डिपेंडेंट क्वांटिटी की कैलकुलेशन जब आप करते हो तो पहले उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में कैलकुलेट कीजिए। तो pH एक्चुअली क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और ये है आपका 4.4। तो जो हाइड्रोजन आयन है इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो आप यहाँ पर सैंपल A में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो और ये हो जाएगी आपकी 10⁻⁴.4 मोल्स पर लीटर, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। इसी तरीके से सैंपल बी में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो सैंपल बी की H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगी 10⁻⁴. अब आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, रेशो चेक कर लेते हैं कितना स्ट्रॉन्गर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ सैंपल A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फॉर सैंपल B इज इक्वल टू 10⁻⁴.4 अपॉन 10⁻⁻6.4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, तो यहाँ हो जाएगा H प्लस आयन ऑफ सैंपल A इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, तो ये सैंपल B से 100 टाइम्स क्या है, मोर एसिडिक है। तो आंसर C इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो इस तरह से pH के जब भी क्वेश्चन आप करते हो, pH के जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उस केस में कभी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब डायरेक्ट जो pH वैल्यू दे रखी है उसको कैलकुलेट मत करना, उससे कैलकुलेशन मत करना। पहले उसकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद जो भी पूछा है वो कैलकुलेट कीजिए, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो एडिशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। तो रैपिड मिक्सिंग उसको डेजिग्नेट किया है RM से, फ्लॉकुलेशन F, प्राइमरी सेडिमेंटेशन PS, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन SS,
chlorination C, rapid sand filter RSF. The order of these unit processes first to last. इस तरह से अरेंज करना है इन ए कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक ओवरव्यू है। तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपका क्या लगा होता है, स्क्रीन्स लगा होता है। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि सबसे पहले स्क्रीन्स लगी होती हैं। स्क्रीन्स जो हैं लार्ज फ्लोटिंग मैटर जो भी होता है उसको रिमूव करने के लिए लगाई जाती हैं। क्लियर? तो स्क्रीन लगने के बाद में जो वाटर है वो आगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए जाता है। तो यहां पर मैंने एक सेडिमेंटेशन टैंक लगा दिया। मान के चलिए कि जो वाटर है वो हाईली सस्पेंडेड वाटर है। हाईली सस्पेंडेड वाटर है तो अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जब भी सस्पेंडेड मैटर या सेटलेबल मैटर जब ज़्यादा होता है तो यहां पर दोनों चीज़ें दे रखी हैं। क्या क्या दे रखा है आपको? प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी दे रखा है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक भी दे रखा है, मतलब दोनों को अरेंज करना है। तो मान के चलिए कि जो वाटर है हाईली सस्पेंडेड मैटर वाला है, हाईली टर्बिड वाटर है, तो उस केस में यहां पर हमने सबसे पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक प्रोवाइड कर दिया और जो भी सेटलेबल सॉलिड होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आगे वाटर को हम भेज देंगे। क्लियर? क्यों किया मैंने? क्योंकि टर्बिडिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसमें सस्पेंडेड मैटर बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम कोगुलेशन फ्लोकुलेशन करेंगे तो उसमें वहाँ पर कोगुलेंट्स जो है डोज बढ़ जाएगी और उसका जो चार्ज है, उसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सिस्टम जो है अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा बहुत पहले ही इसकी जो क्वांटिटी है, जो सस्पेंडेड मैटर है उसकी क्वांटिटी को यहाँ पर कम कर देते हैं थ्रू द प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसके बाद में जो एफ्लुएंट है वो जाएगा रैपिड मिक्सिंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। तो ये फ्लैश मिक्सर में गया है, रैपिड मिक्सिंग प्रोसेस। उसके बाद में फ्लोकुलेशन के लिए जाएगा, फ्लोकुलेशन, और उसके बाद में ये जाएगा कहाँ पर, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक SST। तो जो भी इसकी डेजिग्नेशन दे रखी है वो देख लेंगे आगे। नाउ अब यहाँ पर एक्चुअली जो सस्पेंडेड मैटर है वो इस तरह से रिमूव कर दिया है। इसके बाद में हम इसको भेजते हैं, जो वाटर एफ्लुएंट है उस वाटर एफ्लुएंट को हम भेज देते हैं यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए। ये आपका फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर हो सकता है, स्लो सैंड फिल्टर हो सकता है। देन आफ्टर हम इसको डिसइंफेक्शन यूनिट में भेज देते हैं, डिसइंफेक्शन। तो ये जनरल एक प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। तो अब हम देखते हैं क्या क्या किस तरह से अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका क्या लगेगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन PS, ठीक है। देन आफ्टर यहां पर लिखा हुआ है रैपिड मिक्सिंग। तो रैपिड मिक्सिंग कुछ भी नहीं है, रैपिड मिक्सिंग का मतलब है कोगुलेशन। तो रैपिड मिक्सिंग के बाद में हो जाएगा PS के बाद में हो जाएगा RM, और इसके बाद में हो जाएगा फ्लोकुलेशन, दैट इज F के बाद में हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन जिसके लिए आपको कहा गया है SS के बाद में आपका हो जाएगा RSF, रैपिड सैंड फिल्टर, एंड क्लोरिनेशन, दैट इज डिसइंफेक्शन। तो सीक्वेंस देख लीजिए, PS, RM, F, SS, RSF एंड C। तो ऑप्शन D इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a horizontal flow primary clarifier treats wastewater in which 10%, 60% and 30% of particles have settling velocity of 0.1 mm, 0.2 mm per second and 1 mm per second respectively. What would be the total percentage of particles removed if clarifier operates at surface overflow rate of 43.2 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे? ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि भाई ये क्लैरिफायर है और उसकी जो डिज़ाइन सेटलिंग वेलोसिटी जो है, उसकी जो डिज़ाइन सेटलिंग वेलोसिटी मतलब सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है, ये कौन सी सरफेस ओवरफ्लो रेट है? डिज़ाइन सरफेस ओवरफ्लो रेट है, डिज़ाइन। तो पहले इसको हम देखते हैं। तो 43.2 मीटर क्यूब
पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो एक्चुअली ये जो सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है VS, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं VS, ये VS हो गई आपकी 43.2 मीटर पर डे। और जितनी भी सेटलिंग वेलोसिटीज दे रखी हैं वो mm पर सेकंड में दे रखी है, तो इसको एक बार चेंज कर लेते हैं mm पर सेकंड में। तो 43.2 mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन डे को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24 इंटू 3600 सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर 43.2 इंटू 1000, तो यहां पर 10 ही कर लेंगे एंड डिवाइड बाय 2436.5 mm पर सेकेंड, ये डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी आई। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अलग अलग तरह के पार्टिकल का अलग अलग परसेंटेज दे रखा है कि 10% पार्टिकल हैं उनकी सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो 0.1 mm पर सेकेंड है, 60% पार्टिकल्स की 0.2 mm पर सेकेंड है, और 30% पार्टिकल्स की जो है 1 mm पर सेकेंड है। तो बताइए इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, व्हाट वुड बी द टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूवल। मतलब इस क्लैरिफायर की आपसे एफिशिएंसी पूछिए कि कितने % पार्टिकल को ये रिमूव कर देगा अगर इसकी डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी जो है 0.5 mm पर सेकेंड है। आपको पता है कि जो पार्टिकल जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी से ज्यादा होती है वो 100% रिमूव हो जाते हैं। तो किस किस की ज्यादा है, 1 mm पर सेकेंड वाले पार्टिकल्स की जो डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी है वो ज्यादा है, किससे, डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ क्लैरिफायर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1 mm पर सेकेंड वाले जितने भी पार्टिकल हैं वो 100% क्या हो जाएंगे, यहां पर रिमूव हो जाएंगे। नाउ, और जिन पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी से कम होती है वो पार्शियली सेपरेट होते हैं, पार्शियली रिमूव होते हैं। तो यहां पर जो 0.2 है वो भी कम है और 0.1 mm पर सेकेंड है वो भी कम है। इसका मतलब 10% पार्टिकल्स का कुछ फ्रैक्शन यहां पर रिमूव होगा और 60% पार्टिकल्स का कुछ फ्रैक्शन यहां रिमूव होगा एंड 30% 100% रिमूव हो जाएंगे। सो रिमूवल ऑफ, मतलब जिसको हम एफिशिएंसी बोल सकते हैं, परसेंटेज रिमूवल कितना हो जाएगा। तो जो परसेंटेज है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, VS के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट किया जाता है डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी के। तो पॉइंट जो 10% पार्टिकल हैं वो कितना % रिमूव हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0.1 अपॉन 0.5, और कितने हैं ये 10%, तो परसेंटेज में लेके चलते हैं तो 10। इसी तरीके से 0.2 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 30 60। इसी तरीके से 30% जो 30% पार्टिकल हैं जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी 1 mm पर सेकेंड है वो 100% क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इनको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं 30। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज 56%। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा आपका 56%। समझ में आया। जब भी आपसे परसेंटेज रिमूवल की बात की जाती है तो ये एक बात ध्यान में रखना कि जिन पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ क्लैरिफायर से ज़्यादा है वो पार्टिकल 100% रिमूव हो जाते हैं, और जिन पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ क्लैरिफायर से कम है वो पार्शियली क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। कितने % सेपरेट होंगे, उनकी सेटलिंग वेलोसिटी डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेटलिंग वेलोसिटी का रेशियो आएगा उतना % वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया 0.1 अपॉन 0.5 इस तरह से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा ये आपका 56%। क्लियर। नाउ चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है कि किस मेथड से हम जीरो हार्डनेस अचीव कर सकते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस, एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट एंड एक्सेस एलम एंड लाइम ट्रीटमेंट। देखिए, जीरो हार्डनेस हम केवल और केवल आयन एक्सचेंज जियोलाइट मेथड जो होता है उसी से अचीव कर सकते हैं। इसको हम जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जियोलाइट मेथड से हम अचीव कर सकते हैं। बाकी जितने भी प्रोसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ हार्डनेस
जो वाटर है उसमें रह जाती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग हार्डनेस, और यहाँ पर कुछ मेथड्स दे रखे हैं इनको रिमूव करने के। ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर्स दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ मेथड्स दे रखे हैं, तो आपको इनको मैच करना है। तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम कौन से मेथड को या कौन सी प्रोसेस को फॉलो करेंगे? तो हार्डनेस को हम जियोलाइट मेथड, सॉफ्टनिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हार्डनेस को रिमूव करते हैं वाटर से। ठीक है, ब्रेकिश वाटर फ्रॉम सी, जो खारापन होता है पानी का उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ उससे रिमूव कर सकते हैं। रेजिडुअल एम्पियन फ्रॉम फिल्टर, जो एम्पियन होता है, मतलब एम्पियन एक्चुअली बैक्टीरियल डेंसिटी को शो करता है, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? डिसइंफेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर दे रखा है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, तो इससे तो होगा नहीं। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन एक्चुअली क्या है? डिसइंफेक्शन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्लोरीनेशन। तो अब हमारे पास में टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर को हम यूज कर सकते हैं? तो कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन टर्बिडिटी को रिमूव करते हैं ऑब्वियसली, यहाँ पर सस्पेंडेड मैटर्स को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में भी कुछ हद तक क्या होती है? टर्बिडिटी रिमूव होती है। तो इन दोनों में से जो मोस्ट करेक्ट होगा दैट इज कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कई बार कंफ्यूजिंग ऑर्डर के भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उन पे थोड़ा सा फोकस करना है। क्लियर? नाउ in disinfection, which of the following form of chlorine is most effective in killing the pathogenic bacteria? ठीक है, जब भी हम क्लोरीन से डिसइंफेक्शन करते हैं तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? कुछ पैरामीटर्स बनाती है। वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी तो वो HOCl बनाती है, और वो भी एक सेलेक्टिव पीएच रेंज में, पीएच रेंज 7 से कम नहीं होनी चाहिए। और वो क्या बनाती है? HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है, जो कि हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये पीएच जो है वो 8 से ज़्यादा हो जाती है और 7 से कम होती है, देखिए रिएक्शन को अगर हम देखें तो Cl2 + H2O, और इस तरह से जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है दैट इज HOCl, यही मान के चलिए। ठीक है, और पीएच जो है, पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7, तब जाके ये रिएक्शन होगी। अगर इससे नीचे चले गए तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ HOCl बना। अब HOCl डिसोसिएट कब होगा? जब pH जो है वो ग्रेटर देन 8 हो जाती है, तो उस केस में ये OCl माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पहली फॉर्म थी आपकी क्लोरीन खुद, उसके बाद में HOCl, और उसके बाद में OCl माइनस। ये क्लोरीन ये हाइपोक्लोराइट आयन होता है, ये हाइपोक्लोराइट आयन है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है। हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये इस हाइपोक्लोराइट आयन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उसी तरीके से क्लोरीन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये तीनों फॉर्म जो हैं क्लोरीन की, इन तीनों फॉर्म को, क्लोरीन, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट आयन, इन तीनों फॉर्म को हम फ्री फॉर्म ऑफ क्लोरीन बोलते हैं। इन तीनों फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉर्म ऑफ क्लोरीन। तो इन सब में हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन काम कर रहा है? यहाँ पर HOCl, हाईली डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पर Cl, OCl और HOCl में अगर हम आंसर टिक करें तो वो हो जाएगा HOCl, लेकिन यहाँ NCl3 भी आ रहा है। देखिए NCl3 क्या है? ये क्लोरामाइंस है। ये क्या है? क्लोरामाइंस है। क्लोरामाइंस कब बनते हैं? जब नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होता है तो क्लोरीन अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके क्लोरामाइंस बनाता है। तो यहाँ बन जाएगा NH2Cl मोनोक्लोरामाइन। इसी तरीके से NH2Cl के साथ में क्लोरीन रिएक्ट करके बना लेता है यहाँ पर NHCl2, और NHCl2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बन जाएगा यहाँ पर? NCl3 ट्राइक्लोरामाइन। तो ये जितने भी क्लोरामाइंस यहाँ बने इनको बोलते हैं हम कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन, कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। ये भी डिसइंफेक्शन करते हैं, लेकिन ये HOCl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यानी कि डिसइंफेक्टेंट नहीं होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट इज HOCl। क्लियर? तो डिसइंफेक्शन के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के जाना है, पढ़ के जाना है। नाउ
द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर कोगुलेशन। कोगुलेशन के लिए हम एलम यूज करते हैं, कॉपरस यूज करते हैं, क्लोरीनेटेड कॉपरस यूज करते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट यूज करते हैं। इस तरह से यहां पर कौन कौन से दे रखे हैं, अमोनियम क्लोराइड्स ये यूज नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी यूज नहीं करते, एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज एलम बिल्कुल ये यूज करते हैं, एंड कॉपर सल्फेट ये यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, कौन कौन से कोगुलेंट की तरह यूज किए जाते हैं। द डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पीएच। नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपको थोड़ी देर पहले ही पता है कि पीएच अगर इधर उधर हुई तो जो प्रोडक्ट है वो भी बदल जाता है। HOCl जो है अगर pH 5 से कम हो गई तो HOCl फिर से कंबाइंड हो जाएगा, Cl2 और H2O बन जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। 7 से ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पर HOCl बन जाएगा, 8 से ज़्यादा हुई तो OCl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो pH पर डिपेंड करता है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन pH वैल्यू। देखिए ये भी हम कह नहीं सकते, जो pH वैल्यू जो है वो 5 से और 7 के बीच में होनी चाहिए, और बेसिकली हम कहें तो 7 के आसपास ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 से अगर ज़्यादा नहीं हुई तो Cl2 और H2O रिएक्ट नहीं करेंगे और आपका HOCl बनेगा ही नहीं। और जब 7 से ज़्यादा जाए मतलब 8 से ऊपर हो जाएंगे तो ये OCl में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वीक डिसइंफेक्टेंट है। तो बढ़ने पे भी जो एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज हो रही है और pH कम होने पे भी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। हम चाहते हैं कि HOCl जो है वो मेंटेन रहे, तो ये ऑप्शन भी हम सही नहीं मानेंगे कि इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज द pH वैल्यू, ये भी गलत हो जाएगा। रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल pH वैल्यू, नहीं ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया है, लेकिन उस स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी है। वो क्या कह रहा है, इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन pH वैल्यू। pH वैल्यू जो है उसके बढ़ने पर ये क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। बिल्कुल हम कह सकते हैं, देखिए इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द pH वैल्यू, हम कह सकते हैं कि 5 से 7 के बीच में है, 7 के आसपास है। जब तक HOCl जब तक फॉर्म हो रहा है तब तक हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो हाई सबसे ज़्यादा है। लेकिन pH वैल्यू जब बढ़ी तो ये एफिशिएंसी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि HOCl जो है वो OCl में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा वो होगा इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन pH वैल्यू। सो ऑप्शन डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। क्लियर? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इज, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? कई तरह की डिमांड्स आपने पढ़ी हैं, जैसे एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, एवरेज आर्ली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। इस तरह की कई सारी डिमांड्स पड़ी हैं, उसी में एक होता है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो होता है दैट इज मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो ऑप्शन ढूंढिए यहां पर, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड कौन सा है? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, दैट इज द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है? तो इसके लिए डिजाइन डिस्चार्ज जो होता है, डिजाइन डिस्चार्ज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द maximum of maximum daily demand plus fire demand, this is coincident draft, और peak demand। peak demand को हम बोल सकते हैं maximum hourly demand of maximum day। तो इन दोनों डिमांड में से जो मैक्सिमम है वो होगी आपकी डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो यहां पर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का आंसर तो हो जाएगा आपका मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, और अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है तो वो हो जाएगा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, और पीक डिमांड में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे। रही बात
कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो वो डिज़ाइन डिस्चार्ज भी आपको पता होना चाहिए हर यूनिट के लिए। क्लियर कि भाई आपका सेडिमेंटेशन टैंक जो है वो किसके लिए डिज़ाइन होता है, जो आपका स्टोरेज रिजर्वायर है वो किसके लिए डिज़ाइन होता है, जो आपका डैम है, जो रिजर्वायर है वो किसके लिए डिज़ाइन होगा, पाइपलाइंस किसके लिए डिज़ाइन होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए डिज़ाइन होता है, उनका लाइफ स्पान कितना होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इतने सारे क्वेश्चन हम एक साथ नहीं डाल सकते, लेकिन मैं हिंट यहीं से देता हूं आपको कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है द वॉल्व विच अलाउज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द वाटर इन पाइपलाइन इज कॉल्ड एज। केवल एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो को अलाउ करता है वो किस तरह के वॉल्व होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है रिफ्लेक्स वॉल्व। ठीक है, तो रिफ्लेक्स वॉल्व जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करेंगे, इसको इधर आने से रोकेंगे, अब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। गेट वॉल्व और स्लूज वॉल्व जो हैं ये वाटर डिस्चार्ज को रेगुलेट करने के लिए काम आते हैं, मतलब इनको जैसे पाइपलाइन में वाटर फ्लो करना है तो आपने इसको ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के काम आते हैं। वॉश आउट वॉल्व जो होते हैं ये डेड एंड्स पर जब भी सेडिमेंट जैसे मान के चलिए ये आपने डेड एंड सिस्टम पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये डेड एंड्स पर क्या है, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जैसे पाइपलाइन जो है वो बंद है और यहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, तो इसको पाइपलाइन से बाहर करना है। तो जो भी इसमें वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है, जो सेडिमेंटेशन, जो सिल्टिंग की वजह से जो सिल्ट जनरेट हो रहा है, उसको रिमूव करने के लिए, मतलब पाइपलाइन को क्लीन करने के लिए डेड एंड्स पे जो वॉल्व लगाए जाते हैं उनको बोला जाता है वॉश आउट पाइप वॉल्व, सॉरी। ठीक है, तो आपका इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स वॉल्व। द पीक फ्लो फैक्टर इन वाटर डिमांड इन रिलेशन टू द एवरेज डेली डिमांड। पीक फैक्टर की बात की है, पीक फ्लो, तो पहले तो पीक डिमांड की बात करते हैं। पीक डिमांड का मतलब होता है मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, और इसको इसके एवरेज के साथ में कोरिलेट किया जाता है, तो दैट इज 1.5 इनटू एवरेज आर्ली डिमांड। और एक्चुअली जब इसके रिलेशन में हम जाते हैं तो एवरेज आर्ली डिमांड को हम डेली डिमांड में अगर लिखें तो ये हो जाता है 1.5 इंटू 1.8 एवरेज डेली डिमांड। तो पीक फैक्टर जो हो गया आपका दैट इज किसके कॉरस्पॉन्डिंग, एवरेज डेली डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंग, एवरेज डेली डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंग पीक फैक्टर आपका कितना हो जाएगा 2.7। कितना हो जाएगा 2.7। कई बार बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1.5 आंसर होता है, 2.7 होता है, 1.8। तो इस केस में जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग पूछा है, जनरली पीक फैक्टर जो है वो 2.7 ही आपको टिक करना है, और यहाँ तो साफ साफ मेंशन भी किया है कि एवरेज डेली डिमांड के साथ में पूछा है। चलिए, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए सिटी विथ रोड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न है इस तरह का, सिटी में रोड्स का पैटर्न कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो उस केस में आप किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करने वाले हो, तो उस केस में हम ग्रिड आयरन सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, डेड एंड सिस्टम कब यूज करते हैं, जब इर्रेगुलर पैटर्न होता है, रोड कहीं से जा रहे हैं, तो इस केस में हम डेड एंड सिस्टम यानी कि ट्री सिस्टम यूज करेंगे। रिंग सिस्टम कब यूज करेंगे, जब रोड पैटर्न ऐसा हो कि सिटी के बाहर से एक सर्कुलर रोड जा रहा हो। अब जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, एक क्लोज लूप बना रहा हो, रोड जो है एक क्लोज लूप बना रहा हो और सिटी इसके अंदर में हो, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक रिंग सिस्टम यूज करते हैं। रेडियल कब करते हैं, जब आप इंच टैंक प्रोवाइड करते हो और किसी पर्टिकुलर एरिया में रेडियल फ्लो देना चाहते हो, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पर स्टोरेज टैंक लगा दिया, अब इस एरिया में आप रेडियल फ्लो देना चाह रहे हो, तो उस केस में हम रेडियल सिस्टम यूज करेंगे। तो जनरली सिटीज में आजकल यही यूज होता है। तो आपने देखा है किस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है और किस तरह से उनके आंसर किए गए हैं, लेकिन जितने भी आपके टॉपिक्स रह गए हैं एक साथ एक ही सीरीज में हम इतने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत ही लेंदी बन जाता है।
तो आपकी जितनी भी सीरीज़ चलती रहेंगी BCTQ प्रोग्राम की, उनमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करते रहेंगे हम लोग। और आई होप कि आपको इसको देख के आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके किस तरह से आंसर किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस।